तो अपना टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है। लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में जो तुमने पढ़ा था वो क्या था? सेल डिवीजन था या सेल साइकिल था? सेल डिवीजन था, ठीक है। अब यहाँ से एक बात तो मालूम पड़ती है अपने को कि सेल डिवीजन एक प्रोसेस है, ठीक है, और सेल साइकिल थोड़ा सा अलग है। या फिर ये बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्लीट सेल साइकिल, ठीक। लास्ट ईयर हमने देखा था मियोसिस, माइटोसिस, ठीक। तो हमने ये देखा था कि एक्चुअल में सेल डिवाइड कैसे होता, ठीक है। न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस आपने देखा था। फिर मियोसिस में आपने पार्ट्स देखे थे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक। ये जितने भी है ये सारे जो है ये प्रोसेसेस हैं किसके? सेल डिवीजन के। फाइनली जब सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन अब सेल के डिवाइड होने से पहले, ठीक है, सेल एक पूरी तैयारी करता है, ठीक। सारी कंडीशंस को जो है एनालाइज करता है, हर चीज़ तैयार करके रखता है ताकि जो नया सेल मिले या जो नया सेल बनेगा जिसको डॉटर सेल अपन बोलते हैं, ठीक है, वो सेल के अंदर में सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आधा जेनेटिक मटेरियल पेरेंट सेल में रह गया, आधा जेनेटिक मटेरियल डॉटर सेल में चला गया, या फिर भाई कुछ क्रोमोसोम पड़ गए डॉटर सेल के अंदर में। अगर कुछ क्रोमोसोम कम पड़ गए तो क्या होगा? उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कम जाएगा, मतलब तुम्हारी बॉडी का जेनेटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए बात यह है कि सेल साइकिल जो रहता है उसका एक पार्ट है सेल डिवीजन, ठीक है। आज हम देखेंगे कि पूरी सेल साइकिल में कौन से पार्ट्स रहते हैं, ठीक। अब सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल अगर मैं बोलूं तो मैंने उस दिन भी तुमको बताया था कि ये एक डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। डायनामिक इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मल्टीपल टाइप के अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूअसली ये बॉडी में कहीं ना कहीं होता रहता है, ठीक है। अगर वो डेवलपिंग बॉडी है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक छोटा बच्चा रहता है, ठीक है। अब तुम देखो कि थोड़े थोड़े टाइम में तुम उसकी बॉडी में चेंजेस फील करोगे, ठीक है। थोड़े दिनों बाद में उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक। तो उसकी बॉडी कैसी है? डेवलपिंग बॉडी है। तो उसकी बॉडी में हर सेल जो है वो क्या है? इट इज़ ऑलमोस्ट अंडरगोइंग सेल साइकिल, ठीक है। सो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और उसके बाद में भी जब हम पूरे अडल्ट हो जाते हैं तब भी हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें कंटिन्यूस सेल डिवीजन चलता रहता है, ठीक है। और कुछ पार्ट्स में सेल डिवीजन रुक जाता है, वो अपन आगे देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो ठीक। उसके बाद में एक और चीज़, अब हमारे पास में दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं ना, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। सो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो सेल साइकिल और सेल डिवीजन का प्रोसेस है ये दो काम करता है। नंबर 1, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और नंबर 2 इसी से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट यही एक चीज़ है, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये दो मेजर काम सेल डिवीजन या सेल साइकिल जो है ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में करता है, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? अगर मैं मल्टी या मल्टाई सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ठीक है, तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये सेल डिवीजन और सेल साइकिल के काम भी अलग अलग है। जैसा फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये प्रोसेस क्या करेगा? वो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करेगा,
उनका डेवलपमेंट करेगा। जैसा अभी जस्ट तुमको एग्जांपल दिया मैंने, एक छोटा सा बच्चा है, जैसा जैसा वो बड़ा होगा तो तुम देखो कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स का, उसके टिश्यूज़ का, उसकी मसल्स का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक, एक छोटा सा एग्जाम्पल तुमको मालूम है, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हैप्लॉइड मेल गैमेट होता है ना, ये हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ में कंबाइन होता है, याद आ रहा है तुमको। सो हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ में कंबाइन होता है, और तुम बोलते हो कि एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, तो जाइगोट तो एक सिंगल सेल हुआ ना, है ना, जाइगोट क्या हुआ, एक सिंगल सेल हुआ। अब तुम देखो कि ये सिंगल सेल जो है ये कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, कितनी बार सेल साइकिल्स में जाता है, तो फिर ये सेल जो रहेगा ये मल्टीप्लाई होगा, 2 बनाएगा, 2 फिर जाएंगे, 2 के बाद 4 बनेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा, एक बंच ऑफ सेल बन जाएगा, एक बंच ऑफ सेल बन जाएगा, और उस बंच ऑफ सेल को आप क्या बोलोगे, एम्ब्रियो। ठीक है, फिर ये एम्ब्रियो में वही सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता रहेगा, सेल साइकिल चलता रहेगा, तो फिर ये एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा किसके अंदर में, फीटस के अंदर में। ठीक है, फीटस के बाद में फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर में, इन्फेंट के अंदर में। ठीक है, आफ्टर बर्थ बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, जो छोटा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, इन्फेंट के अंदर में, फिर वो इन्फेंट जो है वो चाइल्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर वो चाइल्ड अडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की वजह से। अब मैं सेल डिवीजन को अलग से नहीं बोलता, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल साइकिल इटसेल्फ। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ग्रोथ ही का एक पार्ट है डेवलपमेंट। ठीक है, आप देखो कि यही सेल डिवीजन जो है ये उस फीटस के, उस एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर में अलग अलग सिस्टम्स को डेवलप कर रहे हैं। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है ना, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, उसका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है, स्केलेटल सिस्टम डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो तुम्हारा सेल साइकिल है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करता है और उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, तो दूसरा काम हो गया भैया रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या है, तो तुम खुद कई बार जो है जब तुम ग्रो हो रहे थे, तुम साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो तुम गिरे पड़े, खेलते टाइम पे तुमको कितने बार में ज़ख्म लग गया, ठीक है ना, वुंड्स हो गए, ठीक। बट हम ये देखते हैं कि दोज वुंड्स दे आर हील्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जहाँ पर भी ज़ख्म हो जाता है कुछ समय के बाद में आप देखो कि वहाँ पर नई स्किन आ जाती है, ठीक है। हमने 10th स्टैंडर्ड में भी देखा, तो वो नई स्किन कहाँ से आई भाई, तो जहाँ आपको वुंड हुआ, जहाँ आपको ज़ख्म हुआ, उसके आसपास के जो सेल्स हैं, ठीक है, वो कहाँ गए, वो सेल साइकिल के अंदर में गए, वो मल्टीप्लाई हुए, नंबर ऑफ न्यू सेल्स बनाया, ठीक है, तब जाके वो क्या बन गई, स्किन बन गई, और आपका जो वुंड था वो क्या हो गया, हील हो गया, रिपेयर हो गया, ठीक है। सो ये क्या है, रिपेयर वाला प्रोसेस है। समझ में आ रही है मेरी बात, ये क्या है, रिपेयर वाला प्रोसेस है। अगर सोचो कि तुम्हारी बॉडी में ये सेल साइकिल नहीं होता, ठीक है, तो क्या हमारे ऑर्गन्स या हमारी बॉडी जब डैमेज होती है तो क्या वो रिपेयर हो पाती, क्या नहीं हो पाती, हो पाती नहीं हो पाती, फिर तुम उसी जख्मी हालत में रहते, ठीक है, सर्वाइवल कैसा पॉसिबल होता, ठीक है। उसके बाद में मेंटेनेंस की बात हम कर लेते हैं। मेंटेनेंस की बात, तो अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँगा तो हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जहाँ रेगुलरली पुराने सेल्स शेड होते रहते हैं, पुराने सेल्स निकलते रहते हैं और न्यू सेल्स जो है उसकी जगह लेते रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके लीवर सेल्स हैं, ठीक, आपके स्टमक के सेल्स हैं, ठीक है। सो ऐसी बहुत सारी लोकेशन से हम आगे देखेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, कंटिन्यूसली नए जो सेल्स रहते हैं वो जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। और पुराने जो सेल्स हैं जो डैमेज हो गए, जो बूढ़े हो गए, जो थक गए, उनकी जगह नए सेल्स लेते हैं। यानी मेंटेनेंस का काम भी कौन करता है, सेल साइकिल करता है। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। एंड एट द एंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सेल साइकिल की वजह से ही पॉसिबल है वो है रिप्रोडक्शन।
अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो ये प्रोसेस भी पॉसिबल, अगर सेल साइकिल नहीं होता तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है मियोसिस के बारे में। हमने बोला था कि वहाँ पर क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो डिप्लॉइड होता है वो डिवाइड होके क्या बनाता है, हैप्लॉइड गैमेट्स बनाता है, फिर वही गैमेट्स फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, सो अगर ये मियोसिस ना होता तो क्या रिप्रोडक्शन होता, नहीं होता। क्या हैप्लॉइड गैमेट्स बनते, सबसे खास बात, नहीं बनते। ठीक है, और अगर हैप्लॉइड गैमेट्स नहीं बनते तो आज हमारी जो कंडीशन है, जैसा मैं, ठीक है, सो मैं 100% अपने पेरेंट्स के जैसा हूँ क्या, नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो है वो मेरे पेरेंट्स से मैच करती है। इसका मतलब कुछ क्रोमोसोमल पार्ट, कुछ जेनेटिक पार्ट कहाँ से है, मेरे पेरेंट्स से है, और मेरा कुछ जेनेटिक डेटा जो है, ठीक है, वो स्पेशल है, मेरा खुद का है। समझ में आ रही है बात? और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है कहाँ पे, मियोसिस में। अगर तुमको 10th स्टैंडर्ड में याद होगा तो मियोसिस पढ़ते समय अपन ने पढ़ा था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन उस समय भी पढ़ के रखा हुआ है, जो सिर्फ मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं होता। ठीक है, तो चलो ये कुछ पॉइंट्स हो गए, कुछ काम हो गए जो सेल डिवीजन से रिलेटेड हैं, जो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब कुछ और चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जब सेल डिवाइड हो जाता है तो ये मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये सेल डिवीजन में गया, एक और डिप्लॉइड सेल बनाया। ठीक है, अब ये सेल से नया सेल तो बन गया। ठीक, अब सवाल ये है कि साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म is a continuous process। ठीक, तो अगर सेल डिवाइड भी हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में क्या होता है, साइटोप्लाज्म उसके बाद में भी क्या रहता है, उसके अंदर में डेवलप होता रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये सेल डिवाइड हो गया, जितना साइटोप्लाज्म इसमें रह गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म उसके बाद में भी क्या होगा, उसके अंदर में डेवलप होता रहेगा। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो जस्ट इंस्टेंटली सेल डिवीजन के बाद में नहीं रहते, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं, उस साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से फंक्शनली क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, सो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट से आपको आता है तो ये स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, अब आगे चल के हम सेल्स की भी टाइप देखेंगे, जैसे कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, वो मैं तुमको आगे बताता हूँ। सो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? ठीक, उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे रिलेटेड बताने की है वो ये है कि, ठीक है, सेल डिवीजन, नंबर ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक, मतलब ये है नंबर ऑफ सेल डिविजन्स एंड सेल साइकिल्स आर ऑल्सो अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल्स आर ऑल्सो अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इसका मतलब देखो बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी सेल में या कोई सेल कितनी दफ़ा सेल साइकिल्स करेगा, यानी सिंपल सी बात है कि वो कितने नए सेल्स बनाएगा, ठीक है, कितने सेल डिविजन्स में जाएगा, ये ऑलरेडी कौन कंट्रोल करता है, जीन्स ही कंट्रोल करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, अगर सोचो ये जेनेटिक कंट्रोल नहीं रहता तो हमारे सेल्स रैंडमली डिवाइड नहीं होते क्या? ठीक है, एकदम रैंडमली कुछ भी चल रहा है, कोई भी सेल कितना भी मर्जी आ रहा है, डिवाइड होते चले जा रहा। ठीक है, तो कैंसर जैसी चीज़ जो आज एक बीमारी है,
ठीक है, तो क्या वो कोई बीमारी होती है या फिर वो नॉर्मल चीज़ ही रहती? लोग तो ऐसे ही मरते चले जाते, क्या हुआ तो बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन हो गया, ट्यूमर बन गया, मर गया, है कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब कोई सेल कितना डिवाइड होगा, सेल का डिवाइड होना तो इम्पॉर्टेंट है, सेल का मल्टीप्लाई होना तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन सेल का एक पर्टिकुलर रेंज में जो है मल्टीप्लाई होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वो रैंडमली अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होता चला गया, नए सेल्स वो बनाता चला गया, तो डेफिनेटली वो क्या डेवलप कर देगा? एक्स्ट्रा मास डेवलप करेगा ना, जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, और वो एक्स्ट्रा मास को ही तो अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ठीक है, एंड दैट ट्यूमर अगर वो ग्रो होता चला गया, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया, तो वो क्या हो जाएगा? कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर में कि कोई सेल कितनी दफ़ा सेल डिवीजन में जाएगा, ठीक है, वो कितने नए सेल्स बनाएगा, वो कितना मल्टीप्लाई होगा, ये भी ऑलरेडी कहाँ पर डिसाइडेड है? जेनेटिक कंट्रोल में है, या आपके जीन्स के अंदर में डिसाइडेड है। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? ठीक है, अब एक और स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा उसको भी ध्यान में सुनना। द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिविजन्स, the period between two successive cell divisions, दो कंटिन्यूअस एक के बाद एक आने वाले सेल डिविजन्स के बीच के पीरियड को बोलते हैं इज कॉल्ड एज जनरेशन पीरियड। ठीक है, दो वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक आने वाले सेल डिविजन्स के बीच का जो गैप होता है, जो पीरियड होता है, उसको मैं क्या बोलूँगा? जनरेशन पीरियड। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बात समझ में आ जाएगी। मान लो ये आपका सेल है, ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, सिर्फ ये एक सेल है, ठीक है, या चलिए मान लेते हैं ये आपका एक सेल है, ये सेल डिवीजन में गया, इसने दूसरा सेल बनाया बी, ठीक है, तो इसका एक दफ़ा सेल डिवीजन हो गया। ठीक, अब ये दूसरी दफ़ा मान लीजिए कि आफ्टर 1 मंथ, एक एग्जाम्पल, एक रैंडम एग्जाम्पल, ठीक है, आफ्टर 1 मंथ ये फिर से सेल डिवीजन में जा रहा है और बना रहा है क्या? सी। ठीक है, तो इसके दो सेल डिविजन्स या दो सेल साइकिल्स के बीच का डिफरेंस कितना है? कितने समय का है? 1 मंथ का है। तो वो जो 1 मंथ रहेगा मैं उसी को क्या बोलूँगा? जनरेशन पीरियड। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो दो कंटिन्यूअस सेल साइकिल्स, ठीक है, उसके बीच में का जो पीरियड होता है, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड एज जनरेशन पीरियड। ठीक है, अब एक और बात कि ये जो जनरेशन पीरियड है ये डिसाइडेड है, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स का जनरेशन पीरियड भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। ठीक, ये एक पॉइंट है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डिफरेंट जनरेशन पीरियड्स। अलग अलग टाइप के सेल्स का जनरेशन पीरियड भी क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जनरेशन पीरियड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सराउंडिंग कंडीशंस। सो जनरेशन पीरियड जो है ये सराउंडिंग कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हुए ये बात मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेरी स्किन का सेल है, ठीक है, मेरी स्किन का सेल है, वो अभी डिवाइड हुआ, ठीक है, अब उसका अगला जो सेल साइकिल है, ठीक है, ऐसे मान के चलो कि उस सेल का अगला सेल साइकिल 1 हफ्ते बाद में। समझ में आ रही बात? मैं अपने स्किन की बात कर रहा हूँ। मेरी स्किन पे
मतलब नॉर्मल कंडीशन में एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन लेके चलते हैं कि एक सेल है, उसका जस्ट अभी एक सेल साइकिल कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट सेल साइकिल में जाने के लिए उसको 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है। बट इस 1 हफ्ते के बीच में अगर मेरे को यहाँ पे इंजरी हो गया, डैमेज हो गया, तो क्या वो सेल 1 हफ्ता रुकेगा क्या? नहीं भाई, अभी अपना टाइम नहीं आया, ठीक है। वो जब तक 1 हफ्ता होता नहीं मैं दूसरी सेल साइकिल में जाता नहीं। ऐसा होगा क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर वो वुंड अपनी जगह पे नहीं रह जाता, ठीक है, तब तक तो वैसे ही चल लेते अपन। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। सो कंडीशंस डिसाइड करती है, ठीक है, कि वो सेल साइकिल या जनरेशन पीरियड छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। ये एक और फैक्टर है उसके अंदर में। जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि अगर कहीं पे वुंड हो गया उतने ही पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो 1 हफ्ता, वो जनरेशन पीरियड जो पहले 1 वीक का था, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो ये एक पॉइंट है जनरेशन पीरियड से रिलेटेड। यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलो ठीक। अब हम थोड़ा सा टाइप्स की बात कर लेते हैं सेल डिवीजन की। कितनी टाइप्स होती है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की, तो मेरे पास में 3 मेजर टाइप्स है, ठीक है। 3 मेजर टाइप्स है, जिसमें से एक है ए माइटोसिस, दूसरा जो टाइप है वो है माइटोसिस, ठीक है, और तीसरा जो टाइप है वो है मियोसिस। ए माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। हाँ, सेल डिवीजन बोल रहा हूँ मैं, सेल साइकिल नहीं बोला, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं आपको ये टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन बताऊं, थोड़ा सा सेल साइकिल पे अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, कि सेल साइकिल क्या चीज़ है, ठीक। सो अगर मैं उसको रफली डिफाइन करना चाहूँ, तो जैसे मैंने तुमको बोला कि सेल साइकिल में बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, by which cell duplicates its genome या फिर genetic material, the sequence of events by which cell duplicates its genome and synthesizes different components and undergoes cell division is called as cell cycle. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन जो है इट इज़ द पार्ट ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। वैसा एक स्टेटमेंट में हम 2 बार एंड नहीं लिखते, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ से कॉमा हटा देने का, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, तो कुछ बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, 1 by 1 चेंजेस होते हैं, तो हमने बोला कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। और इन चेंजेस में क्या हो रहा है, तो दो मेजर चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं इन इवेंट्स के थ्रू। नंबर 1 कि सेल किस चीज़ को डुप्लीकेट कर रहा है भैया, जीनोम को, अपने जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। एंड उसके साथ में कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते हैं, ऑब्वियसली सेल के ही अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं, आगे अपन बात करेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। और ये सब जब हो जाएगा, देखो सीक्वेंस भी यहीं पे समझ में आ जाता है, ठीक है, कि सेल क्या करेगा, पहले तो अपने जीनोम की कॉपी बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएगा, फिर दूसरी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनका सिंथेसिस करेगा, और ये सब होने के बाद में फिर सेल कहाँ जाएगा, सेल डिवीजन में जाएगा, ठीक है।
सो ये कंप्लीट सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो? सेल साइकिल बोलते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस भी मेरे को समझ में आ जाता, जिससे आपको आगे सेल साइकिल समझने में इंपॉर्टेंट होगी, आसानी होगी, ठीक। यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी हुई है? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम या जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है। तो पूरी सेल साइकिल में सबसे पहली चीज़ जो फोकस की होती है वो क्या रहता है? डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, जीनोम की कॉपी बनानी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या रहता है भाई? सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स या अदर कंपोनेंट्स, जो मैं तुमको आगे बताऊंगा कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है। एंड देन फिर थर्ड चीज़ क्या होगी रे भैया? सेल डिवीजन, तुम्हारा मियोसिस, माइटोसिस, एमाइटोसिस, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम, ठीक, इससे रिलेटेड हम थोड़ी बहुत पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं अब तुमको प्रॉपर सेल साइकिल के पार्ट्स बताता हूँ। यहाँ तक की बातें क्लियर है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि प्रॉपर वे में एक कंप्लीट सेल साइकिल जो रहती है उसमें क्या क्या इवेंट्स रहते हैं। बताओ कौन से इवेंट्स हैं? तुम लोग पढ़ चुके हो इसको, ये हमारा एक टाइप से रिपीट लेक्चर है। कौन से हैं? दो मेजर फेजेस। कौन से फेजेस? पहला फेज आई फेज, ठीक है, और दूसरा फेज एम फेज, ठीक है। कंप्लीट सेल साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, सेल डिवीजन की बात नहीं कर रहा। जब मैं सेल साइकिल की बात करता हूँ, सेल साइकिल की बात करता हूँ, तो सेल साइकिल के बेटा दो मेजर फेजेस हैं। एक को हम बोलते हैं आई फेज, दूसरा होता है एम फेज, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हुए चलते हैं। तो मैंने ये बताया था कि आई फेज जो रहता है, आई फेज जो रहता है, आई स्टैंड्स फॉर इंटर, ठीक है। सो आई फेज मतलब इंटर फेज, बीच का फेज, ठीक। वहीं एम, ठीक है, एम को आप मल्टीप्लिकेशन कंसीडर करके चल सकते हो, ठीक है। क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि एक्चुअल सेल डिवीजन का फेज है। ये इसको मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ, एक्चुअल सेल डिवीजन, फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, जो प्रॉपर सेल डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता मैं तुमको, ये पहले भी दिया था मैंने, ठीक है। कि जैसे मान लो कि मैंने एक नया सेलफ़ोन लिया, ठीक है, क्या किया? एक नया सेलफ़ोन लिया। अब अगर मेरे को वो सेलफ़ोन यूज़ करना है तो मेरे को सबसे पहले, या फिर वो छोड़ दो, मान लो कि मैंने एक नया कंप्यूटर लिया, ठीक है। अब अगर मैं नया कंप्यूटर लेता हूँ तो मेरे पुराने कंप्यूटर का जो डेटा है, ठीक है, वो मेरे को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। अब मोस्टली ट्रांसफ़र करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? डेटा का बैकअप बनाते हैं या फिर कॉपी बनाते हैं, ठीक है। एक बार डेटा का कॉपी बन गया, फिर मैं उसको आसानी से क्या कर सकता हूँ? अपने नए डिवाइस में ले सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं मान लो कि दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे चाहिए कि जो डेटा इधर है वही डेटा इधर भी रहे, दोनों कंप्यूटर्स में मेरे को सेम डेटा चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी किस पे भी बैठ के काम करता हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है। सो मेरे पास में क्या होना चाहिए? डेटा का बैकअप होना चाहिए, तभी मैं यहाँ से डेटा उठाकर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एज इट इज़। समझ में आ रही है बात? ठीक। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेटा का बैकअप बनाना पड़ेगा, यानी कॉपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब डेटा का कॉपी बनाने के लिए जनरली अपन क्या यूज़ करते हैं? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं या फिर पेन ड्राइव लेते हैं, ठीक
ठीक है ना। इसी चीज़ में हम अपना डेटा क्या करते हैं, मोस्टली कॉपी करके रखते हैं आजकल के टाइम पे, ठीक, या क्लाउड स्टोरेज रहता है। सो जो भी है, वैसे ही अगर एक पुराने सेल से नया सेल बन रहा है, ठीक है, तो आपका अब हर सेल में नया जीन आता क्या, नया जेनेटिक मटेरियल आता क्या, नहीं आता, ठीक है। इसका मतलब याद है तुमको, जैसे मैंने तुमको बताया कि ये एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट कंबाइन हुआ और बन गया क्या, एक डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट डिप्लॉयड है, मतलब इसमें 23 + 23 के कितने क्रोमोसोम्स हैं, 23 के कितने सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं, यानी ओवरऑल क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46, ठीक है। अब जब भी अब बाकी बॉडी में मेरे जितने भी सेल्स बने वो ऑब्वियसली इसी जाइगोट से बने, है कि नहीं। तो इसका मतलब मेरी बॉडी का आप कोई भी सेल ले लो, कोई भी सेल ले लो, ठीक है, स्पर्म को छोड़ के, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, ठीक है, कोई भी सोमैटिक सेल ले लो, ठीक, उसके अंदर में क्रोमोसोम्स कौन से रहेंगे, यही 46 क्रोमोसोम रहेंगे। कोई नया क्रोमोसोम आएगा क्या उसके अंदर में, जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। और अगर जेनेटिक मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डीएनए है, मेरा जो जेनेटिक मटेरियल है, वो एज इट इज़ कॉपी हुआ है, समझ रहे हो, क्या हुआ है, एज इट इज़ कॉपी हुआ है। अगर वो एज इट इज़ कॉपी हुआ है, ठीक, तो उसकी कॉपी बनाने के लिए कुछ तो भी लगा होगा, कोई तो भी प्रोसेस रहा होगा, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है, ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि उस वक्त तक सेल डिवीजन नहीं हो सकता जब तक क्या ना हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम ना हो जाए, जिसको मैं सिंपल से फॉर्म्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहता हूँ, डीएनए रेप्लिकेशन कहता हूँ। रेप्लिकेशन आया है रेप्लिका से, और रेप्लिका बोलते हैं किसको, कॉपी को, इमेज, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक। अब इंटरफेस को थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं कि भाई ये इंटरफेस क्या चीज़ है, ठीक है। इंटर कॉलेज अगर मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल के अगर मैं बोलता हूँ कि भाई देर इज़ इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, इंटर कॉलेज क्रिकेट मैच, मतलब 2 कॉलेजेस के बीच का क्रिकेट मैच, ठीक है, इंटर कॉलेज। और एक होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब विद इन दैट कॉलेज, उसी कॉलेज की 2 टीमें आपस में compete कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा। लेकिन 2 अलग अलग कॉलेजेस की टीम्स आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरफेज क्या है, तो मेरे को एक बात तो मालूम पड़ गई कि सर ये बीच का कोई तो भी फेज है ना, क्या है, बीच